गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस सिग्मा कोचिंग क्लासेस गुना में और आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में एक नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना को स्टार्ट किया था। उन वीडियो में हमने परमाणु की संरचना यानी कि एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एक एटम बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और उन कणों में से भी इलेक्ट्रॉन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। पिछली वीडियो में हमने यह जाना था बेटा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉम्सन नामक साइंटिस्ट ने की थी और विसर्जन नली का प्रयोग द्वारा कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई थी। इस वाली वीडियो में हम कैथोड किरणों के प्रमुख गुण पढ़ेंगे, यानी कि जिन कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन्स की खोज की गई थी उन कैथोड किरणों के प्रमुख गुण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके कैथोड किरणों के प्रमुख गुण पढ़ते हैं। पहला, कैथोड किरणों का पहला जो इम्पोर्टेंट गुण होता है वो होता है ऋणावेशित, यानी कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं बेटा? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं ऋणावेशित कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहला गुण क्या है कि ये किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणों का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है कि ये किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, कैथोड से निकलकर सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरा मुख्य गुण है विक्षेपण, यानी कि कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। यानी कि अगर हम कैथोड किरणों पर चुंबकीय और विद्युतीय बल दोनों या दोनों में से किसी एक बल को आरोपित करते हैं तो ये उस बल की दिशा में मुड़ जाती है। इसलिए कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं या उनकी बल की दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यदि हम इन दोनों क्षेत्रों को कैथोड किरणों पर एक साथ अप्लाई करते हैं तो फिर कैथोड किरणें विक्षेपित नहीं होती, वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। लेकिन यदि हम विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र को कैथोड किरणों पर अप्लाई करते हैं या आरोपित करते हैं तो ये उस क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाती है। तीसरा, चौथा गुण जो होता है कैथोड किरणों का वो होता है द्रव्यमान और गति। ये सूक्ष्म द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती है और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि कैथोड किरणों का जो चौथा और प्रमुख गुण है वो क्या है? द्रव्यमान और गति। जो कैथोड किरणें होती हैं ये सूक्ष्म द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। पांचवा जो गुण है वो भेदन क्षमता है। कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है, यानी कि ये पतली धातु की प्लेटों को भेद या पार कर सकती है। यदि हम क्या करें, किसी पतली धातु की प्लेट पर कैथोड किरणों को आरोपित करते हैं तो ये किरणें उस पतली धातु की प्लेट को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। कैथोड किरणों का जो छठवां गुण होता है वो होता है प्रतिदीप्ति, यानी कि कांच या अन्य वस्तुओं से टकराने पर कैथोड किरणें चमक उत्पन्न करती हैं। यदि हम कैथोड किरणों को किसी कांच की वस्तु से या किसी कांच के सरफेस पर या किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं या आरोपित करते हैं तो ये कैथोड किरणें उस कांच की वस्तु से टकराकर या किसी अन्य वस्तु से टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये कैथोड किरणों का छठवां गुण होता है। कैथोड किरणों का सातवां गुण जो होता है ये होता है ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि कैथोड किरणें जिस वस्तु से टकराती है
उसे गर्म कर देती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न कर देती हैं, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वो वस्तु क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम कैथोड किरणों का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये 7वां प्रमुख गुण है। 8वां प्रमुख गुण जो है कैथोड किरणों का वो है कि ये एक्स रे का उत्पादन करती हैं, यानी कि कैथोड किरणें एक्स रे उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणों का उत्पादन करती हैं। कब करती हैं? कि जब ये टंगस्टन जैसी उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराती हैं। कौन? कैथोड किरणें किससे टकराती हैं? टंगस्टन जैसी उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराती हैं, तो ये एक्स किरणें या एक्स रे उत्पन्न करती हैं। ये कैथोड किरणों का 8वां प्रमुख गुण है। कैथोड किरणों का 9वां और अगला प्रमुख गुण जो है वो है स्वतंत्र गुण, यानी कि इन किरणों के गुण विसर्जन नलिका में प्रयुक्त गैस या इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते बेटा? कि कैथोड किरणों के जो गुण हैं वो जिस विसर्जन नलिका में से गुजरती हैं, उस विसर्जन नलिका में प्रयुक्त जो भी गैस है, उस गैस के गुण कैथोड किरणों के गुणों को प्रभावित नहीं करते। और अंतिम जो गुण है कैथोड किरणों का वो है आयनीकरण, यानी कि कैथोड किरणें किसी भी प्रकार की गैस को आयनीकृत कर देती है। मान लो कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो अगर हम इन गैसों में से कैथोड किरणों को प्रवाहित करते हैं, कैथोड किरणें इन गैसों में से गुजरती हैं, तो कैथोड किरणें इन गैसों को आयंस में परिवर्तित कर देती हैं, आयनीकृत कर देती है। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात के बारे में, जिसे हम E/m का अनुपात भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ ही उस इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश और उसके द्रव्यमान के बीच एक अनुपात निकाला, जिसे हम आवेश द्रव्यमान अनुपात या E/m का अनुपात कहते हैं। तो जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा बेटा? कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान के बीच अनुपात को ज्ञात किया, और ज्ञात करके उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान के बीच एक अनुपात को स्थापित किया। वो बिंदु कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, यानी कि E/m लगभग 1.76 गुणा 10⁻11 कूलॉम प्रति किलोग्राम होता है। यानी कि जब जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात निकाला, तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है, इसका मान लगभग 1.76 गुणा 10⁻11 कूलॉम प्रति किलोग्राम होता है। आगे इन्होंने दूसरी बात ये कही कि यह अनुपात इलेक्ट्रॉन के आवेश E को उसके द्रव्यमान m से विभाजित करके निकाला जाता है। यानी कि इन्होंने दूसरी मुख्य बात ये कही कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के आवेश इलेक्ट्रॉन अनुपात को निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं बेटा? कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश जितना होता है और एक इलेक्ट्रॉन का कुल जितना द्रव्यमान होता है, उस आवेश में अगर हम द्रव्यमान का भाग दे दें, तो हमारे पास आवेश द्रव्यमान अनुपात निकल कर आ जाता है। तीसरी और मुख्य बात इन्होंने क्या कही थी कि यह एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है। यानी कि जे थॉमसन ने तीसरी जो बात कही थी आवेश द्रव्यमान अनुपात के बारे में, वो ये कही थी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी कि E/m होता है, यह एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन की गति को निर्धारित करता है। और यही आवेश द्रव्यमान अनुपात जो है, ये विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन की
गति को निर्धारित करता है। परमाणु का दूसरा मौलिक कण या मुख्य कण होता है प्रोटॉन। जैसा कि आप सभी को पता है कि परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है और नाभिक में धनावेश पाए जाते हैं। इन्हीं धनावेश को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश वाला उप परमाणु कण होता है। यानी कि प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश वाला उप परमाणु कण होता है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। यानी कि प्रोटॉन जो है नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाए जाने वाला एक उप परमाणु कण होता है जो धन आवेशित होता है। यह हाइड्रोजन आयन के रूप में होता है। प्रोटॉन जो है यह हाइड्रोजन धनायन के रूप में पाया जाता है परमाणु के अंदर और इसकी संख्या परमाणु क्रमांक निर्धारित करती है। और इन्हीं दोनों की संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की सम्मिलित संख्या ही किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। इसकी खोज की बात करें कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी और यह कॉर्क 2 अप और 1 डाउन से बना होता है। अगर अपन इसकी ज्यामिति की बात करें, प्रोटॉन की स्थिति की बात करें, तो यह 2 कॉर्क 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क से मिलकर बना होता है। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परमाणु की खोज के साथ ही उस परमाणु को बनाने वाले जो उसके मूल कण हैं या मौलिक कण जिन्हें हम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी की खोज एक एक करके अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से अलग अलग समय में की। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। इसके साथ ही हम प्रोटॉन की खोज के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मूल कण होता है एक परमाणु का, वो होता है न्यूट्रॉन। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपके तीसरे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, इन्होंने 1932 में परमाणु के तीसरे और इम्पोर्टेंट मूल कण न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने बेरिलियम जैसी धातु पर या बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार कराई और अल्फा कणों की बौछार कराने पर इन्होंने एक आवेशहीन कण का पता लगाया। यानी कि जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा कणों की बौछार कराई। बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों को डाला। जैसे ही इन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों को डाला तो उन अल्फा कणों की प्रक्रिया के दौरान या अल्फा कणों के कारण उस धातु से ऐसे कण उत्पन्न हुए जो आवेशहीन थे और जिनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक थी। इस कण को बाद में न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो बेटा इस तरह से जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। कैसे खोज की? बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई, बहुत अधिक मात्रा में बेरिलियम धातु पर अल्फा कण डाले और अल्फा कण डालने से क्या हुआ, बेरिलियम धातु से ऐसे कण उत्पन्न हुए जो आवेशहीन थे, जिन पर कोई आवेश नहीं था, जीरो आवेश था और जिनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक थी। तो ऐसे कणों को जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कहा। न्यूट्रॉन की खोज परमाणु को समझने, परमाणु संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और इस उपलब्धि के लिए सन 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित भी किया गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमको किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक दर्शाना हो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके एक परमाणु का परमाणु क्रमांक निर्धारित करते हैं। इसलिए जेम्स चैडविक ने कहा कि न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की भांति एक परमाणु का सबसे महत्वपूर्ण कण है।
इस प्रक्रिया में बेरिलियम से एक उदासीन विकिरण उत्सर्जित हुई जो प्रोटॉन के लगभग बराबर द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 वाला कण था। यानी कि जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कण की बौछार कराई या अल्फा कणों की बौछार कराई, तो उस बेरिलियम धातु से एक ऐसा उदासीन कण उत्सर्जित हुआ, एक ऐसा उदासीन कण उत्पन्न हुआ जो प्रोटॉन के लगभग बराबर था, यानी कि जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर था। हम जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। उसी द्रव्यमान वाला एक और कण जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है, ये उत्पन्न हुआ। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें हम परमाणु मॉडल्स के बारे में और इस अध्याय से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में समझेंगे और उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।